नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। द्विविमीय और त्रिविमीय सदिशों का हम वियोजन देखेंगे। हम सदिश पढ़ रहे हैं और सदिश के हम 4 पार्ट लेकर आएंगे। उनमें से हमने पहला पार्ट देख लिया। उस पहले पार्ट में हमने सदिश क्या होता है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, एकांक सदिश के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। साथ में सदिश नियम, जिसमें हमने त्रिभुज सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश नियम, बहुभुज सदिश नियम के बारे में अच्छे से देखा जाना। साथ में हमने जब दो सदिशों का योग होता है या गठाव होता है तो उनका परिणामी का परिमाण और उनकी डायरेक्शन के फॉर्मूले देखे, उन पर आधारित क्वेश्चंस देखे। आज के इस वीडियो में हम कोई सदिश लेंगे, द्विविमीय सदिश भी देखेंगे और त्रिविमीय सदिश भी देखेंगे। उन सदिशों का घटकों में वियोजन देखने वाले हैं तथा उन पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें हम सदिशों के वियोजन से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। नीट और IIT मेन लेवल के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, सदिश का जो तीसरा पार्ट होगा वो सदिशों के अदिश गुणन से रिलेटेड होगा और चौथे पार्ट में हम सदिशों का सदिश गुणन देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे सदिशों का वियोजन, जिसमें हम देखेंगे द्विविमीय सदिश का घटकों में वियोजन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द्विविमीय सदिश देखेंगे। द्विविमीय सदिश का घटकों में वियोजन। घटकों में वियोजन हमारे पास में 2 डायमेंशनल कोई वेक्टर है और उसको हम घटकों में वियोजित कर देंगे। उसके कंपोनेंट्स यहां पर देखने वाले हैं। चलिए, हम यहां पर कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास में ए वेक्टर कोई द्विविमीय सदिश है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है। मैं इसके लिए आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है इसका मूल बिंदु। क्लियर? अब यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं, ये हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर। सदिश का नाम हमने क्या दे दिया, ए वेक्टर दे दिया। अब इसको हम देखेंगे कि इसका मान एक्स एक्सिस की दिशा में कितना है और वाई एक्सिस की दिशा में कितना है, ये दोनों देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से इसके सिर से हम इसके ऊपर लंब डालेंगे तो यहां पर ये जो सदिश होगा वो ए अक्ष वेक्टर होगा। अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो सदिश है वो है ए अक्ष वेक्टर। और यहां से हम लंब डालेंगे तो इसमें जो यहां पर जो सदिश है इसको हम कह रहे हैं ए वाई वेक्टर। चलिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, यहां से हम त्रिभुज सदिश नियम लगाकर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में द्विविमीय सदिश कौन सा है, माना। देखिए, इसमें एक एक बिंदु आपको समझना है। द्विविमीय सदिश है ए वेक्टर। द्विविमीय सदिश तो क्या है, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को हम चित्र की सहायता से त्रिभुज सदिश नियम से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से क्या लिखा जा सकता है। देखिए, यहां पर बोर्ड पर फोकस करेंगे। ये हमारे पास में है ए अक्ष वेक्टर, ये है ए वाई, तो यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, ए वाई वेक्टर। फिर ये विपरीत क्रम वाली भुजा है जिसका जो परिमाण है वो है ए, ये जो सदिश है वो है ए वेक्टर। देन यहां पर त्रिभुज सदिश नियम यदि हम अप्लाई कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए अक्स आई के या ए एक्स वेक्टर लिख दीजिए, फिर प्लस में ए वाई जे केफ।
तो विद्यार्थियों ये जो इक्वेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने लिखा है त्रिभुज सदिश नियम की सहायता से। किससे लिखा है? त्रिभुज सदिश नियम की सहायता से। अब हम क्या करें कि अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप। अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या होता है? आई कैप होता है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। और वाई एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या होता है? जे कैप। अब इस एकांक सदिश को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना, अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश है, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो सदिश तो क्या है? ए अक्ष वेक्टर, इसका परिमाण क्या है? ए अक्ष। देन यहां से मैं क्या लिख दूं? ए अक्ष वेक्टर इक्वल टू ए अक्ष आई कैप, ए अक्ष आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ए अक्ष वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? ए अक्ष आई कैप लिख सकते हैं। फिर देखो जे कैप, जे कैप तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में एकांक सदिश है, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, तो ए वाई वेक्टर अपॉन में ए वाई, और यहां से हम ए वाई बराबर क्या लिख देंगे? ए वाई वेक्टर बराबर, ए वाई वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है ए वाई जे कैप, ऐसा हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ए वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे पुट कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास में एक महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई है विद्यार्थियों, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो ए अक्ष वेक्टर है इस सदिश का अक्ष एक्सिस दिशा में कंपोनेंट है, और ए वाई है वो वाई एक्सिस दिशा में इसका कंपोनेंट है, घटक है। तो हमारे पास में कोई सदिश था ए वेक्टर, और उसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, अक्ष एक्सिस के अनुदिश ए अक्ष और वाई एक्सिस के अनुदिश ए वाई। क्लियर? तो हम यही है घटकों में वियोजन, यही क्या है? घटकों में वियोजन। अब इसको हम एक अन्य फॉर्म में भी पुट करेंगे, इसको एक अन्य रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे? हम जो ए वेक्टर ले रहे हैं, कंसीडर कर लें कि अक्ष एक्सिस के साथ में थीटा कोण पर है। कितने कोण पर हैं? थीटा कोण पर है। तो देखिए डायग्राम से ही देखेंगे, चित्र से ही देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा हम यहां से देख लेंगे। कोस थीटा विद्यार्थी, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये क्या है? आधार है, और ये है कर्ण। तो आधार तो हमारे पास में है ए अक्ष, कर्ण है हमारे पास में ए। कर्ण कितना है? ए। देन यहां से हम क्या पुट कर देंगे? ये है आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार यहां पर हमारे पास में है ए अक्ष, और कर्ण कितना है? ए। तो यहां से मैं क्या पुट कर दूं? ए अक्ष बराबर आप पुट कर देंगे ए कोस थीटा। क्या पुट कर दिया? ए कोस थीटा। इसी प्रकार से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए वाई की, ए वाई की फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें इस ट्राइंगल के अंदर, चाहे तो इसको आप ए वाई ले लीजिए। तो ये कर्ण हमें पता है, और ये यदि थीटा है तो ये वाले कोण थीटा हो जाएगा। लंब हमें याद करना है, तो कर्ण और लंब के बीच में एक रिलेशन देखना है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण, और यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है जो कि ए वाई है, जो कि कितनी है? ए वाई। तो ए वाई अपॉन में क्या है? ए। यहां से ए वाई बराबर कितना आ गया? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और इन दोनों ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू उठाकर आप किस में पुट कर दीजिए? समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें ए एक्स और ए वाई इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो भी हमारे पास में इसका परिमाण आ जाएगा। हम समीकरण 2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं परिमाण, और ये जो इक्वेशन नंबर इसको हम 3 दे देंगे, यहां से भी हम परिमाण फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ है ये समझिए कि ये जो ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर, इसका जो परिमाण होगा वो होता है ए। क्या होता है? ए एक्स, और उस ए एक्स का मान होता है ए कोस थीटा। अब विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है
कि जिधर थीटा है उस डायरेक्शन में सदिश का जो घटक होता है वो a cos थीटा होता है। आपके पास में कोई सदिश है, कोण यदि उस थीटा कोण के ऊपर उसका यदि घटक देखें तो वो कोस में लिख देंगे a cos थीटा। इधर जो कोण है वो 90 माइनस थीटा हो गया, तो a cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा पुट कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो a sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a sin थीटा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए एकदम दिमाग में, क्योंकि ये बार बार अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बार बार यूज में आएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए, समीकरण 3 से हम ax का स्क्वायर कर दें, ay का स्क्वायर कर दें और जोड़ दें, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास में। तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये तो आ गया हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, a स्क्वायर रह गया, तो a स्क्वायर बराबर आ गया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये आ गया विद्यार्थियों हमारे पास में। अब यहां से आप देखें a बराबर हम कितना पुट कर देंगे? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट पुट कर देंगे और ये आ गया हमारे पास में जो सदिश है उसका परिणामी सदिश, सदिश का परिणामी है। और यहां पर आप देखें कि जो रिजल्ट आ रहा है वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के रूट के इक्वल आ रहा है। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखो, इससे आप दो सदिशों का जोड़ है और उनका परिणामी का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? इस दोनों के बीच का कोण पता हो तो निकाल सकते हैं। दोनों के बीच में ax वेक्टर और ay वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ax वेक्टर इधर है, ay वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। देन यहां से कल जो हमने फॉर्मूला बताया था, लास्ट टाइम पर हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें देखिए a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90, यह आ जाएगा। यहां से इसका रूट कर दीजिए, देन यहां से a बराबर क्या आ गया? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट, तो वही प्राप्त हो रहा है, ये वाला ही प्राप्त हो रहा है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? r बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट वाला लगाया है। तो यहाँ पर जो p है उसकी जगह तो है ax और q की जगह है ay और r की जगह है a और थीटा की जगह यहाँ पर 90 है, क्योंकि ax और ay दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। विद्यार्थियों, अभी तक जो मैंने बताया वो आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमने कुछ फॉर्मूले रखे हैं। ये आप ध्यान रखें कि जो सदिश a है उसके हमने दो टुकड़े किए, x एक्सिस के अनुदिश ax वेक्टर और y एक्सिस के अनुदिश ay वेक्टर, तो इसको हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। i कैप j कैप के फॉर्म में इस तरीके से पुट कर सकते हैं। इसका परिणामी निकालने का भी कल तरीका बताया था। i कैप के गुणांक का वर्ग कीजिए, तो i कैप के गुणांक का वर्ग हो गया, j कैप के गुणांक का वर्ग हो गया, फिर उसका जोड़ करके अनडूड कर दीजिए, तो भी आप इसका परिणामी निकाल सकते हैं, परिणामी का परिमाण। क्लियर? यहां पर जो घटक है x एक्सिस के अनुदिश घटक है वो होता है a cos थीटा, y एक्सिस के अनुदिश जो घटक होता है वो a sin थीटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो तीन बातें हैं जो अभी तक आपको बताई है, वो एकदम क्लियर करके रखनी है। अब जो सदिश है वो x एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रखा है ये और देख लेते हैं। जो सदिश हमने लिया है a वेक्टर, ये x एक्सिस के साथ में इसने कितना कोण बना रखा है ये हम देख लेंगे। चलिए, तो हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए। x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रखा है वो तो थीटा है। हम इस थीटा की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 3 से ज्ञात करेंगे, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 3 से देखिए a sin थीटा अपॉन a cos थीटा बराबर क्या आ गया? ay अपॉन
ए अक्स, ऐसे ए कैंसिल हो गया, टेन थीटा बराबर ए अक्स अपॉन में ए वाई अपॉन में ए अक्स। देन यहां थीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए अक्स। ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए अक्स। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखें, घटकों में वियोजन करते हैं तब इस तरीके से कुछ सूत्र फॉर्मूले आपके सामने आ गए, कुछ कॉन्सेप्ट सामने आ गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हम सरल से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। सिंपल से एग्जाम्पल है बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आवश्यक है। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू 4 आई केप माइनस 3 जे केप तथा बी वेक्टर इक्वल टू 6 आई केप प्लस 8 जे केप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण व दिशा क्या होगी। हमें दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों के योग का जो सदिश प्राप्त होता है उसका परिमाण और उसकी डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं। पहले तो इनका योग कर लेते हैं। तो योग क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देन ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस यहां से 6 आई केप प्लस 8 जे केप। तो देखिए 4 और 6 हो गया 10 आई केप, यहाँ से 3 माइनस में प्लस के कितने हैं 8, तो प्लस का 5 जे केप। तो इसका जब हम परिमाण की बात करेंगे तो आई केप के गुणांक का वर्ग जे केप के गुणांक का वर्ग, फिर उसका अंडर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट हो गया। ये इतना आ गया हमारे पास में। चलिए तो यहां से क्या आ गया हमारे पास में, अंडर में 100 प्लस 25, तो ये आ गया अंडर में 125। 121 होते तो 11 हो जाता। हम इसी फॉर्म में ही इसको छोड़ देते हैं। ये 11 से थोड़ा सा अधिक होगा, 11 से मामूली से ज़्यादा होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये जो सदिश हमें प्राप्त हो रहा है, ये जैसे दो सदिश में दो घटक हैं, ये है एक्स एक्सिस दिशा में घटक, ये है वाई एक्सिस दिशा में घटक। तो थीटा बराबर क्या होता है, जैसे टेन इनवर्स वाई एक्सिस दिशा में घटक 5, ये एक्स एक्सिस दिशा में घटक 10। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, ये एक्स एक्सिस के साथ में टेन इनवर्स 1/2 का कोण बनाएगा। ये आ गया टेन इनवर्स हाफ। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अक्ष अक्ष से 30 डिग्री पर कार्यरत बल कैपिटल एफ है, तो अक्ष व वाई घटक क्या होंगे। आसान सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। हमने ये जो नीट और आईआईटी मेन के लिए जो सिलेबस स्टार्ट किया है, इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। सरल से हार्ड की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन हम वीडियोज़ में करवा रहे हैं। इसके साथ में हम जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तो उसकी एक हम पीपीटी सीरीज लेकर आते हैं, उसमें हम 100 से अधिक क्वेश्चन शामिल करते हैं और उसमें अच्छे एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से लिए हैं, पूरी तरह से उसी में से छांट कर हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। यदि वो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक को छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में से आएंगे, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें। एनसीईआरटी की किताबें हैं वो महत्वपूर्ण है, उसकी आप लाइन टू लाइन पढ़िए, समझते हुए पढ़िए और जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़िए। आप में नीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों लाइन टू लाइन पढ़ें, हम उनकी प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। अंत में हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होंगे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से यदि आप हमारे नोट्स और क्वेश्चंस की पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ से आपको
नोट्स, हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे, फुल HD में मिलेंगे। आप ई बुक्स के रूप में आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। NCERT की बुक पर आधारित सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐप की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अक्ष एक्सिस से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत बल है कैपिटल F, तो अक्ष और y घटक क्या होंगे। यहाँ से आप देखें कि जैसे ये हमारे पास में अक्ष एक्सिस है, ये है y एक्सिस और ये कोई बल लग रहा है F यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। तो इसका अक्ष एक्सिस दिशा में जो घटक है वो Fx बराबर होगा F cos थीटा, F cos थीटा। तो यहाँ पर F cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 F। तो ये अक्ष एक्सिस दिशा में इसका घटक आ गया है। क्लियर? y दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा? Fy बराबर F sin थीटा। इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा? F sin थीटा। तो F sin 30, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो F/2 आ जाएगा। तो अक्ष एक्सिस डायरेक्शन में जो घटक है वो तो हो जाएगा √3/2F, और y एक्सिस दिशा में कितना हो जाएगा? F/2। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास में कोई सदिश है a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप द्वारा अक्ष एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना है। देखिए ऐसे यदि कोई सदिश है तो ये वाला जो एंगल हम थीटा लेकर चलते हैं वो एंगल थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो थीटा बराबर क्या देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, tan इनवर्स ay अपॉन में ax, ये फॉर्मूला देखा। आप यहाँ पर देखें कि ये जो फॉर्मूला है ये a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप के रूप में ही है। यदि आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ax बराबर यहाँ पर 1 और ay बराबर भी कितना? 1। ax और ay दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है। देन यहाँ से कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/1, और tan इनवर्स 1/1 का मतलब यहाँ पर tan थीटा बराबर आ गया 1, और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? tan थीटा का मान यदि 1 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री होगी। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हमारे पास में जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए कि स्मॉल m किलोग्राम की वस्तु v मीटर प्रति सेकंड चाल से थीटा कोण पर एक दीवार से टकराती है तथा समान चाल तथा समान कोण पर उछलती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। यह NCERT का क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि हम दीवार यहाँ पर निर्मित कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है? दीवार, और ये है इसके लंबवत कोई अक्ष। ये जैसे ये अक्ष एक्सिस हमारे पास में है, ये है y एक्सिस, और अक्ष एक्सिस से स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु v चाल से और थीटा कोण पर, कितने कोण पर? थीटा कोण पर यहाँ से आकर टकराती है। इसकी जो चाल है वो कितनी है? v। यहाँ से टकराने के पश्चात उतने ही कोण पर, थीटा ही कोण के ऊपर उतनी ही चाल v से, देखिए समान चाल से तथा समान कोण पर उछलती है। तो संवेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टक्कर खाने से पहले, टक्कर से पूर्व का संवेग, प्रारंभिक संवेग, फिर हम देख लेंगे अंतिम संवेग, फिर उसमें हम परिवर्तन देख लेंगे। तो ये सब कुछ देखना है। तो ये अक्ष एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस अक्ष एक्सिस दिशा में इनके घटक कर लेंगे, घटकों में वियोजित कर लेंगे। y एक्सिस दिशा में इनका घटकों में वियोजन कर लेंगे। तो बोर्ड पर फोकस कीजिए। इस वेग का घटक कर लीजिए, चाहे तो संवेग का घटक कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए। तो वेग इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसका घटक, देखो इस नीचे की ओर इसका घटक हो जाएगा v। ये जो एंगल है वो थीटा है तो v cos थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में
इसका घटक क्या हो जाएगा, v साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इस v का इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसका घटक हो गया v कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा v साइन थीटा। ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है, इनके घटकों में वियोजन हम कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग को हम pi से पुट कर दें, pi ये है प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम। प्रारंभिक संवेग बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ पर इसके हम घटक देख लेते हैं। प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, तो इसके घटक एक तो हो गया v कोस थीटा, जो कि किधर है, माइनस जे कैप की तरफ, क्योंकि नीचे की ओर है, और v साइन थीटा ये है आई कैप की दिशा में। चले तो क्या हो गया, m द्रव्यमान हो गया, और जो वेग है वो क्या हो गया, v साइन थीटा, ये आई कैप की दिशा में, और माइनस जे कैप की दिशा में कौन सा है, v कोस थीटा, ये जे कैप की दिशा में। ये माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि ये जो वेग का घटक है वो नीचे वाला है, v कोस थीटा नीचे वाला। क्लियर। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं अंतिम संवेग की। फाइनल जो संवेग है उसको pf से मैं पुट कर दूं तो m। अब देखें एक्स एक्सिस दिशा में तो संवेग वही है, v साइन थीटा आई कैप। फिर ये वाला है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है तो ये प्लस में v कोस थीटा जे कैप। ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यही मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। यह है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन है उसको हम डेल्टा p से अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, pf माइनस pi इसको कर देंगे। हाँ, pf और pi दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। pf कितना है, m v साइन थीटा आई कैप प्लस v कोस थीटा जे कैप माइनस, ये यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। फिर pi की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस में m v साइन थीटा आई कैप माइनस v कोस थीटा जे कैप। ये आ गया विद्यार्थियों हमारे पास में। क्लियर। जब नेगेटिव साइन यहाँ से गुणा होगा तो ये देखिए, ये वाली राशि और ये वाली राशि तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, जबकि ये नेगेटिव साइन जब अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 2mv कोस थीटा जे कैप मिल जाएगा। ये हमें मिल चुका है इसका मान। इसका परिमाण कितना होगा, 2mv कोस थीटा, क्योंकि जे कैप की दिशा में, तो जे कैप के गुणांक का वर्ग करके अंडरूट करेंगे तो यहाँ से जे कैप हट जाएगा, 2mv कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाण। तो डेल्टा p का जो परिमाण है वो आ जाएगा 2mv कोस थीटा। ये हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि किसी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं, तो परिणामी बल क्या होगा। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 90 डिग्री। तो परिणामी बल क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस 2F1 F2 cos थीटा का रूट। देन हमें क्या मिल जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 का मान हो जाएगा 0। देन F का मान कितना आ जाएगा, हमें F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा। क्लियर हो गया। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट हो गया। तो ये इसका जो परिणामी बल है उसका परिमाण होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शन में परिणामी का परिमाण पूछा है, सदिश के फॉर्म में पूछा है, साथ में और क्या क्या दिया हुआ है, ये उस ऑप्शन के आधार पर हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, यदि वेग का y घटक 20 और अक्ष घटक 10 है तो इस क्षण पर वेग का अक्ष एक्सिस से कोण कितना होगा।
देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास में कोई सदिश होता है, जैसे कोई सदिश ए, ये कोण थीटा, तो एक्स एक्सिस दिशा में इसका घटक होता है ए कोस थीटा और वाई एक्सिस दिशा में इसका घटक होता है ए साइन थीटा। ये तो हम जानते हैं। यहाँ पर एक की जगह है वेग, एक की जगह यहाँ पर क्या है वेग, तो एक्स एक्सिस दिशा में इसका जो घटक हो जाएगा वो वी कोस थीटा, और वी कोस थीटा हमें इस क्वेश्चन में बता रखा 10। वी साइन थीटा जो वाई घटक है वो हमें बता रखा 20। हमें पूछा थीटा, एक्स एक्सिस से कोण पूछा थीटा, तो इसमें हम इसका भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में वी साइन थीटा अपॉन वी कोस थीटा बराबर 20/10। ये आ गया हमारे पास में टेन थीटा बराबर 2 और थीटा बराबर आ चुका है टेन इनवर्स 2। इसका आंसर क्या आ गया, थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 आ गया है। तो विद्यार्थी ये कुछ क्वेश्चंस सदिश घटकों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ घटकों का त्रिविमीय वियोजन, सदिश का त्रिविमीय वियोजन। कोई त्रिविमीय सदिश है और उसका हम घटकों में वियोजन देख लेते हैं। चलिए अब विद्यार्थियों हम देख लेते हैं एक त्रिविमीय सदिश का घटकों में वियोजन। त्रिविमीय सदिश का घटकों में वियोजन। कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसका हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश घटक क्या होंगे ये हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस। हमारे पास में ये जो जेड एक्सिस होती है वो इस बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर जो सदिश होता है वो ऐसे है, ऐसे देखो थोड़ा समझना, मेरा हाथ बोर्ड के तल से ऐसे आ रहा है। अब वो एक्स एक्सिस के साथ में अलग कोण बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ में अलग कोण बनाएगा, और ये जो जेड एक्सिस है जो कि हमने बोर्ड के तल में दिखाई है, एक्चुअल में ये क्या है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको थोड़ा सा आपको अपने मन में ही सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर वो ये तो बोर्ड तो जो 2D में है, 2D में इसको यदि आप देख रहे हैं और समझना इसको 3D में है, क्योंकि एक्चुअल में 3D में ही होता है। तो ये जो जेड एक्सिस है वो इस तरीके से होती है। क्लियर? जो सदिश है वो ऐसे है, ऐसे। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो कोण बनाता है उसको हम अल्फा से, वाई एक्सिस के साथ में जो कोण बनाता है उसको बीटा से, और जेड एक्सिस के साथ में सदिश के द्वारा बनाया गया कोण गामा लेकर चलेंगे। इन अक्षों के अनुदिश जो घटक है उनको हम जैसे सदिश ए लेंगे तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड उनके घटक ले लेंगे। चलिए मैं इसको समझने के लिए यहाँ पर एक घनाभ बना लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से उसे समझ सकें। इस तरीके से मैं एक घनाभ का निर्माण कर रहा हूँ ताकि हम इसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में ऐसे घनाभ का एक शीर्ष है और इसके मूल बिंदु से इसको हम मिला दें। आप चाहे तो नाम दे दीजिए P। यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सदिश है वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाए हुए है। ठीक है, अब यहां से आप देखें, इसको समझें कि इसका एक्स एक्सिस दिशा में ये जो सदिश है ए वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस दिशा में जो घटक है वो यहां तक होगा, ये जो कि ए अक्ष है, कितना है ए अक्ष के इक्वल है। फिर जो y घटक है वो है ए वाई और जेड घटक है वो है ए जेड। 3 घटक हो गए, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, 3 घटक हैं। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो हम जानते हैं आई केप, जे केप और के केप होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जो सदिश है इसको हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। जो हमारे पास में सदिश है ए वेक्टर, ये
इस त्रिविमीय सदिश है, इसको हम घटकों के रूप में लिखें तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर ऐसे पुट कर सकते हैं। विद्यार्थी ये आया कैसे एक्चुअल में? जैसे तीन सदिश हो गए तो त्रिभुज सदिश नियम में कैसे अप्लाई कर दिया? तो एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो आप इन दो सदिशों का परिणामी निकाल लो, चाहे तो आप इसका परिणामी निकाल लो, इन दोनों का, फिर दोनों का परिणामी निकालेंगे तो एक सदिश नया सदिश आ गया, उस सदिश का इस सदिश के साथ में परिणामी निकाल लो तो फिर उनका योग यही आएगा। कुल मिलाकर बात यही है, जैसे हमने बहुभुज सदिश नियम में देखा वैसे है ये तीन सदिश चौथे सदिश के बराबर है। क्लियर? अब यहां पर हम कि भाई जो अक्ष एक्सिस के अनुदिश ए अक्ष वेक्टर है इसको हम ए अक्ष आई के पुट कर सकते हैं, इसी प्रकार से ए वाई वेक्टर को ए वाई जे के पुट कर सकते हैं और ए जेड वेक्टर को ए जेड के केप वेक्टर पुट कर सकते हैं, क्योंकि एकांक सदिश आई के बराबर ए एक्स वेक्टर अपॉन में ए एक्स आएगा, जे के बराबर ए वाई वेक्टर अपॉन ए वाई आएगा, के बराबर ए जेड वेक्टर अपॉन ए जेड आएगा। तो मैंने यहां पर सीधा पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी, ए वेक्टर एक्स की वैल्यू कितनी है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप हो जाएगी। ये हमारे पास में आ गया है, जो सदिश है वो आई केप जे केप और के केप के घटकों के रूप में आ गया। अब यदि मैं यहां पर इसकी बात करूं परिमाण की, परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिमाण क्या मैंने बता दिया है तरीका। तो इसका जो परिमाण है, परिमाण ए वेक्टर का जो परिमाण है उसको हम ए से लिखेंगे, आई केप के गुणांक का वर्ग तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तीनों का जोड़ करके हम अंडररूट कर देंगे तो ये हमारे को जो सदिश है इसका परिमाण मिल जाएगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आई केप जे केप और के केप के गुणांकों का वर्ग करके जोड़कर अंडररूट कर दीजिए, इसका परिमाण आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये घटक है इसको हम देखिए कोण के पदों में लिखेंगे कि ये जो ए अक्ष है, अक्ष एक्सिस दिशा में जो घटक है, अक्ष एक्सिस दिशा में घटक, अक्ष दिशा में जो घटक है वो क्या हो जाएगा, दिशा में घटक। तो यहां से आप देखें ये एक्चुअल में क्या है कि यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे ना तो ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है? ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये वाली भुजा बड़ी लग रही है, ये वाली भुजा छोटी, एक्चुअल में ये ऐसे है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये वाली एक्सिस तो ऐसे है, ये एक्सिस ये है, ये ऐसे है ऐसे, तो यहाँ से ये वाली बड़ी है, फिर यहाँ से ये मैंने रेखा खींची ये वाली ये है, तो इसके साथ में ये जो एंगल है वो है अल्फा। वो क्या है? अल्फा। तो इस अल्फा के अंदर ये वाला तो आधार हो गया जो कि ए एक्स, कर्ण क्या हो गया, ए हो गया, तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर आधार बट्टे में कर्ण। तो यहां से डायग्राम को देखिए, आधार तो हो गया ए एक्स, कर्ण क्या हो गया ए, देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स बराबर मिल जाएगा ए कॉस अल्फा, ये मिल चुका है, ए एक्स बराबर क्या आ गया, ए कॉस अल्फा। इसी प्रकार से जो y घटक है, y एक्सिस दिशा में, वो हो जाएगा cos बीटा बराबर, अब की बार देखें, अब की बार इसको यहां से इस तरीके से मिला रहा हूं मैं, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा जटिल है, ऐसे है ये हमारे पास में a वेक्टर ऐसे, तो यहां से इसके ऊपर लंब डाल दिया, तो ये वाला जो एंगल है वो तो है बीटा, ये एंगल कितना है, इस a वेक्टर और y एक्सिस के साथ में जो एंगल बना है वो है बीटा। क्लियर? अब ये जो एंगल है बीटा, इसके सामने वाली भुजा ये तो हो गई लंब, ये हो गया इसका आधार जो कि ए वाई है, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos बीटा बराबर इस डायग्राम में जो आधार है वो हमें मिल जाएगा ए वाई और कर्ण कितना मिल जाएगा ए, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा ए वाई बराबर ए cos बीटा, ए वाई बराबर क्या आ गया, ए कोस बीटा आ गया है। फिर आगे चले, जेड एक्सिस के अनुदिश क्या हो जाएगा, कोस गामा
और आधार बट्टे में कर्ण, इसमें भी ए जेड बट्टे में ए, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए जेड बराबर ए कोस गामा, ये मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए विद्यार्थियों, ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है, इनको हमें जो सदिश ए वेक्टर है इनकी दिक्कोजें कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, दिक्कोजें कहा जाता है। इनको एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देख लेते हैं, इनके मध्य भी संबंध आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में इनका डायरेक्ट संबंध पूछा जाता है। समीकरण 4, 5 और 6 का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 4 का वर्ग कर दीजिए, 5 का कर दीजिए, 6 का कर दीजिए, फिर इनको जोड़ दीजिए। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर, तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो ए कोस अल्फा का वर्ग कर दीजिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या रह गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये रह गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 से देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर ही है। ए स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा आ गया हमारे पास में। यहाँ तक आ गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आ चुका है जो कि बहुत काम का है। अब मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। देखिए कौन सा रिजल्ट आ चुका है, ये सारे रिजल्ट हमने आपके सामने रखे हैं, वो सारे महत्वपूर्ण थे। अब एक रिजल्ट और निकल कर आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ चुका है। तो जो सदिश है हमारे पास में ए और उनकी अक्ष एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश जो दिक्कोजें होती है उनको हम एल एम एन से पुट करते हैं। उनकी दिक्कोजाओं के वर्गों का योग है वो सदैव 1 के इक्वल होता है। इनको हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है विद्यार्थियों। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा पुट कर सकते हैं। और यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया, फिर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये बराबर के दूसरी तरफ ले गए, इसको बराबर के इस तरफ ले गए तो 3 माइनस 1 2 आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों का जो योग है वो तो 2 के बराबर, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका योग किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये दोनों में रिलेशन है, या आप देख लेंगे, समझ लेंगे, याद भी कर लेंगे। तो ये था कोई त्रिविमीय सदिश है, 3 डायमेंशनल कोई वेक्टर है, और उसका घटकों में वियोजन हम किस तरीके से करते हैं वो हमने देखा। अब एक आधा क्वेश्चन हम आपके सामने और रख लेते हैं। इस वीडियो में हम एक आधा क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि यदि एक कण बिंदु P से Q तक, हमारे को बिंदु P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4, 2, 3 और 5, और बिंदु Q के कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 दे रखे हैं, यहाँ तक गति करता है। कोई कण है P से Q तक जा रहा है, तो उसका विस्थापन सदिश क्या होगा। हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, यदि इसको मैं सदिश के फॉर्म में पुट करूं कि बिंदु P की जो कोऑर्डिनेट है, इसको चाहे तो आप r1 से लिख दीजिए, या P वेक्टर बराबर ही लिख देता हूं मैं। तो ये P वेक्टर बराबर क्या है, 2ik प्लस में 3jk प्लस 5
के कैप है और क्यू वेक्टर कितना है 3ik प्लस 4jk प्लस 5k कैप है। हमें पूछा विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश को हम डेल्टा आर वेक्टर से पुट कर सकते हैं, इसको पी क्यू वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए ये डेल्टा अक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के प्लस डेल्टा जेड के कैप से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर, देखिए इन्हें हम चाहे तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पुट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डेल्टा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल हो सकता है, सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि जो R1 वेक्टर है वो x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 के कैप की फॉर्म में, और R2 वेक्टर है वो x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 के कैप की फॉर्म में रखा जा सकता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 jk z2 माइनस z1 के कैप, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अलग अलग फॉर्म है लिखने की, वैसे इतना लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं तरीके बता रहे हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो डेल्टा अक्स या x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो x2 तो ये रहा, तो 3 माइनस 2 1 आई कैप, 4 माइनस 3 1 जे कैप, 5 माइनस 5 0 हो गया। यहाँ पर हमें विस्थापन सदिश पूछा, तो विस्थापन सदिश तो केवल इतना ही होगा। यदि इसका परिमाण पूछा जाए तो परिमाण पूछा जाएगा तो आई कैप के गुणांक का वर्ग जे कैप के गुणांक का वर्ग का अंडरूट, तो 1 प्लस 1 का रूट, तो अंडरूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंडरूट 2। ऐसे कर लेंगे। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण क्रमशः 17 तथा 7 इकाई है, और यदि दोनों सदिश का परस्पर लंबवत है, दोनों सदिश यदि परस्पर क्या है लंबवत, तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, समझें इसे। दो सदिश का परिणामी का अधिकतम, देखो अधिकतम जैसे हमारे पास में है दो सदिश, एक तो है P और दूसरा है Q, P और Q, तो उनका जो अधिकतम मान है R जो मैक्सिमम है वो तो होगा P प्लस Q के बराबर, जब इन दोनों के मध्य थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, दोनों समांतर होते हैं। R मिनिमम कब होगा, और ये हमें 17 दे रखा है, R मिनिमम कब होगा जब दोनों विपरीत दिशा में हो, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री के ऊपर R मिनिमम होता है। ठीक है, और R कौन सा वाला, ये R है, ये है R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट। तो जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो यहां से p प्लस क्यू ही आएगा। थीटा बराबर 0 पर R मैक्सिमम होगा, P प्लस क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और P माइनस क्यू कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180, तो यहां पर P माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, उससे अंडरूट हट जाएगा, तब ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों को जोड़ लीजिए। 2P बराबर आ गया 24, तो यहां से P बराबर आ गया 12, P का मान कितना आ गया 12 आ गया। Q का मान कितना आ जाएगा, यहां से Q का मान आ गया 5। P और Q प्राप्त हो चुके हैं। हमें क्या कहा गया, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो परिणामी का परिमाण है। अब दोनों सदिश क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, हमें यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। P का मान 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 12 गुणा 5 गुणा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर तो 12 का स्क्वायर रह गया, 5 का स्क्वायर रह गया जो कि 25 होता है, ये कितना हो गया 169 हो गया। 169 का अंडरूट कितना होता है 13 इकाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। यदि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से इसका अंडरूट कर लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 13 आएगा विद्यार्थियों, कितना आएगा 13। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं, उनको समझा भी है, द्विविमीय तथा त्रिविमीय वियोजन के बारे में अच्छे से समझा है। आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगला जो वीडियो होगा वो वेक्टर से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आएंगे। सदिशों का अदिश गुणनफल लेकर चलेंगे, उसमें हम अदिश गुणनफल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, उनके अनुप्रयोग देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।